रात का सन्नाटा गहरा रहा था और व्हीलचेयर पर बैठा वो आदमी, जिसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड कैद था, धीरे धीरे टेलीस्क्रीन की ओर देख रहा था। हर तारा, हर ब्लैक होल, हर रहस्य उसकी सोच में जैसे एक सूत्र से जुड़ रहा था। उसका शरीर अब लगभग न के बराबर चल पाता था, पर उसका मस्तिष्क प्रकाश की गति से भी तेज दौड़ रहा था। वो जानता था कि मानवता के हर सवाल, हम कहां से आए, हम यहाँ क्यों हैं, और क्या ईश्वर ने सब कुछ बनाया, इन सब का जवाब एक ही बिंदु पर छिपा है, सिंगुलैरिटी में। लेकिन क्या उस बिंदु तक पहुंचना सिर्फ विज्ञान से संभव था, या फिर वहां कोई ऐसी सीमा थी जहां विज्ञान खुद झुक जाता है और दर्शन उठ खड़ा होता है? यही से शुरू होती है वो कहानी जिसने ब्रह्मांड को समझने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने कहा, जब हम ब्रह्मांड को समझ लेंगे तब हम भगवान के मन को जान लेंगे। और अब आइए सुनते हैं स्टीफन हॉकिंग की अमर यात्रा, दी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। पार्ट 1, सिंगुलैरिटी का रहस्य। कभी लोग सोचते थे ब्रह्मांड को समझना भगवान का काम है, इंसान तो बस उसकी छाया देख सकता है। लेकिन एक दिन इंग्लैंड के शांत शहर ऑक्सफोर्ड में एक बच्चे ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन पूछा, अगर ईश्वर ने सब कुछ बनाया तो उसे किसने बनाया? वो बच्चा था स्टीफन हॉकिंग। साधारण कदकाठी पर असाधारण जिज्ञासा। स्कूल में शिक्षक कहते, ये लड़का बहुत सवाल पूछता है। वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके सवाल तर्क से नहीं, तारों से टकराते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां न्यूटन की छाया अब भी गलियों में तैरती थी, यहीं स्टीफन ने जाना कि ब्रह्मांड दो भाषाओं में बोलता है। एक आइंस्टाइन की सापेक्षता, जो विशाल ब्रह्मांड को समझाती है, और दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स, जो परमाणुओं के भीतर के रहस्य बताती है। लेकिन ये दोनों भाषाएं जैसे दो समानांतर रेखाएं थी जो कभी मिल ही नहीं सकती थी। फिर सवाल उठा, क्या सच में ब्रह्मांड दो कानूनों से चलता है, या कोई एक छिपा हुआ सिद्धांत है जो इन दोनों को जोड़ता है? यहीं से शुरू हुआ दी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का बीज, एक ऐसा सपना जो आइंस्टाइन अधूरा छोड़ गए थे और जिसे पूरा करने का साहस एक युवा मन ने किया। फिर नियति ने वार किया। 21 साल की उम्र में जब डॉक्टरों ने कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, स्टीफन हॉकिंग ने धीमे से कहा, तो जो समय बचा है उसमें मैं ब्रह्मांड को समझ लूंगा। अब वो चल नहीं सकता था, पर उसका दिमाग आकाशगंगाओं से भी तेज दौड़ रहा था। वो सोचता, अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो शुरुआत कहाँ से हुई? क्या सब कुछ कभी एक बिंदु में सिमटा था? क्या समय की भी कोई सीमा है, या वो खुद अनंत है? धीरे धीरे वो उत्तरों के बजाय सवालों में गहराई देखने लगा, और तभी उसे एहसास हुआ, कहीं न कहीं इस अनंत विस्तार की जड़ में एक बिंदु छिपा है। एक ऐसा बिंदु जहां सब कुछ खत्म भी होता है और शुरू भी। वहीं से जन्म हुआ उस शब्द का जो आगे चलकर विज्ञान की सबसे रहस्यमय अवधारणा बना, सिंगुलैरिटी। एक ऐसा बिंदु जहां भौतिकी के सारे नियम समाप्त हो जाते हैं, जहां स्थान, समय और ऊर्जा सब एक हो जाते हैं। विज्ञान वहां मौन हो जाता है, पर ब्रह्मांड वहीं से बोलना शुरू करता है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा, अगर हम उस बिंदु को समझ गए तो हम खुद ब्रह्मांड के रहस्य खोल देंगे, क्योंकि वहीं से सब कुछ जन्मा है। अब सवाल और भी डरावने हो गए। क्या समय का आरंभ उसी बिंदु से हुआ? क्या बिग बैंग उसका विस्फोट था, या फिर वो अब भी कहीं हमारे आसपास धड़क रहा है, एक अदृश्य धुरी की तरह जो सब कुछ नियंत्रित कर रही है?
यही वो क्षण था जब दी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ने आकार लिया, एक ऐसी खोज जो सिर्फ विज्ञान नहीं थी बल्कि ब्रह्मांड के आत्मा को समझने की यात्रा थी। उस एक व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति समय, स्थान और मृत्यु तीनों को चुनौती देने वाला बन गया। उसने दुनिया को सिखाया, अगर शरीर सीमित है तो क्या हुआ, दिमाग की कोई सीमा नहीं। और अब कहानी बस शुरू हुई है, क्योंकि आगे आने वाले हिस्से में स्टीफन हॉकिंग पूरी रिलेटिविटी को झकझोर देगा, बिग बैंग का रहस्य खोलेगा और सिंगुलैरिटी थ्योरी से दुनिया को नई दिशा देगा। पार्ट 2, सिंगुलैरिटी का सबूत। यहाँ स्टीफन हॉकिंग आइंस्टाइन को चुनौती देता है, बिग बैंग के जन्म का गणित साबित करता है और द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को पहली सांस देता है। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी से जो नींव रखी थी वो कहती थी, ब्रह्मांड या तो फैल रहा है या सिमट रहा है। पर उस विस्तार की शुरुआत कहाँ हुई, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। हॉकिंग ने कहा, अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो समय को उल्टा चलाओ। एक पल ऐसा आएगा जब सब कुछ एक बिंदु में समा जाएगा। यही विचार था द सिंगुलैरिटी थ्योरम, एक ऐसा गणितीय प्रमाण जो दिखाता है कि बिग बैंग सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक बिंदु से फूटा हुआ जन्म था। पर यहाँ सवाल और गहरा हो गया, अगर समय और स्थान सिंगुलैरिटी से शुरू हुए तो उससे पहले क्या था? कौन सी शक्ति थी जो उस विस्फोट को शुरू कर गई? और अगर पहले कुछ था ही नहीं तो पहले शब्द का मतलब ही क्या है? इन्हीं सवालों ने हॉकिंग को रातों की नींद छीन ली। वो बोल नहीं पाता था पर सोचता था, क्या ब्रह्मांड सच में सीमित है या ये कोई चक्र है जो खुद को बार बार दोहराता है? दुनिया तब तक मानती थी कि ब्रह्मांड स्थिर है, आइंस्टाइन भी यही सोचते थे। पर हॉकिंग ने कहा, नहीं, ब्रह्मांड जीवित है और ये हर सेकंड बदल रहा है। ये बयान विज्ञान के मंदिर में तूफान बन गया। पुरानी सोच हिलने लगी। एक युवा वैज्ञानिक जो बोल भी नहीं सकता था, अब आइंस्टाइन की थ्योरी में छिपे छेद दिखा रहा था। अगर आइंस्टाइन का ब्रह्मांड शांत है तो मेरा ब्रह्मांड ज्वालामुखी की तरह फट रहा है। उसने यह बात पूरी दुनिया के सामने रख दी और तभी दुनिया ने पहली बार हॉकिंग का नाम सुना। द सिंगुलैरिटी थ्योरम ने भौतिकी को हिला दिया। गणित ने कहा, समय की शुरुआत है और वो शुरुआत एक विस्फोट थी, द बिग बैंग। अब यह केवल दर्शन नहीं रहा, यह गणित था, वास्तविक था और अटल था। लेकिन हर खोज अपने साथ एक नया डर भी लाती है। अगर ब्रह्मांड की शुरुआत है तो क्या उसका अंत भी होगा? क्या हम किसी दिन उसी बिंदु, उसी सिंगुलैरिटी में लौट जाएंगे? या फिर यह विस्तार हमेशा चलता रहेगा, बिना किसी किनारे के, बिना किसी आखिरी पल के? हॉकिंग की आंखों में अब सिर्फ तारे नहीं थे, वो खुद को उस शून्य में देख रहा था जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उसने कहा, हम सब उसी सिंगुलैरिटी की संतान हैं। हम सब उस पहले विस्फोट की गूंज हैं। और जब सब कुछ खत्म होगा, शायद हम फिर उसी बिंदु में लौट जाएंगे। अब सवाल यह नहीं था कि ब्रह्मांड कैसे बना, बल्कि यह कि क्या हम उसकी कहानी के आखिरी पन्ने तक पहुंच भी पाएंगे? अब पार्ट 3 में हॉकिंग ब्लैक होल्स की ओर बढ़ेगा, जहां सिंगुलैरिटी छिपी नहीं बल्कि जिंदा होती है। वहां वो खोजेगा हॉकिंग रेडिएशन और पहली बार यह साबित करेगा कि अंधकार भी चमक सकता है। पार्ट 3, ब्लैक होल, सूचना और अंधकार का रहस्य। कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्थान जहां समय रुक जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि वहां से प्रकाश तक बाहर नहीं निकल सकता। यही है ब्लैक होल।
स्टीफन हॉकिंग के लिए यह केवल खगोल भौतिकी का विषय नहीं था, यह वास्तविकता के किनारे तक की यात्रा थी। उन्होंने पूछा, अगर ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है तो सूचना का क्या होता है? क्या जो कुछ उसमें गिरता है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है? अगर ऐसा है तो ब्रह्मांड के नियम झूठे हैं, क्योंकि विज्ञान कहता है सूचना कभी नष्ट नहीं होती, बस बदलती है। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसने भौतिकी की जड़ों को हिला दिया, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। एक तरफ थे क्वांटम वैज्ञानिक जो कहते थे कि कण अपनी क्वांटम अवस्था में सूचना रखते हैं। दूसरी तरफ सापेक्षता कहती थी ब्लैक होल में गिरने के बाद सब खत्म। दोनों सिद्धांतों में भयंकर टकराव था और इस संघर्ष के बीच खड़े थे स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने खोज की कि ब्लैक होल पूरी तरह मौन नहीं है, वे विकिरण छोड़ते हैं जिसे आज हम कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। धीरे धीरे अरबों वर्षों में यह विकिरण ब्लैक होल को वाष्पित कर देता है। मतलब मृत्यु ब्रह्मांड के सबसे काले बिंदु में भी संभव है। लेकिन यहीं पर सवाल और गहराते हैं। अगर ब्लैक होल वाष्पित हो जाता है तो उसमें समाई सूचना कहाँ जाती है? क्या वो विकिरण में छिपी होती है या ब्रह्मांड के किसी गहरे स्तर पर संरक्षित रहती है, जहां समय और स्थान दोनों का अर्थ बदल जाता है? हॉकिंग ने कहा, इंफॉर्मेशन में नॉट बी लॉस्ट बट ट्रांसफॉर्म्ड इन वेज वी डोंट येट अंडरस्टैंड। यानी जो हम खोया मानते हैं शायद वो किसी और रूप में जीवित है। क्या ब्लैक होल के भीतर कोई स्मृति का संसार है जहां अतीत का हर अंश बंद है? क्या वहां ब्रह्मांड के आरंभ की गूंज अब भी सुनाई देती है, या वो सब केवल गणितीय छाया है जो हमें छल रही है? यही सवाल आज भी क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में है। स्टीफन ने उस पुल की नींव रखी जहां क्वांटम और सापेक्षता का मेल संभव हो। उन्होंने हमें यह सिखाया, ज्ञान वहीं जन्म लेता है जहां प्रश्न मरने से इनकार करते हैं। और शायद यही कारण है कि हर बार जब कोई तारा ढहकर ब्लैक होल बनता है वो हमें एक संदेश भेजता है, यह अंत नहीं, यह ब्रह्मांड का एक और रूपांतरण है। अगले पाठ में हम देखेंगे कि हॉकिंग ने ब्रह्मांड के विस्तार और डार्क एनर्जी को कैसे समझा और कैसे उन्होंने यह कहा, ब्रह्मांड न तो भगवान की प्रयोगशाला है और न ही किसी का सपना, यह स्वयं अपने नियमों से जन्मा है। पाठ 4, डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड का भाग्य। एक पल को रुकिए और कल्पना कीजिए, अगर ब्रह्मांड एक बार फटकर फैला था तो क्या वह कभी रुक जाएगा या वह हमेशा के लिए फैलता ही जाएगा, शून्य की ओर, अंधकार की ओर, अंतहीन ठंड की ओर? स्टीफन हॉकिंग ने इन सवालों को केवल सिद्धांतों से नहीं बल्कि दृष्टि से देखा। वो कहते थे, अगर तुम समझना चाहते हो कि ब्रह्मांड कहाँ जा रहा है तो पहले यह समझो कि वह क्यों फैला। 20वीं सदी के अंत में जब वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड का फैलाव तेज हो रहा है तो यह खोज एक विस्फोट से भी बड़ी थी, क्योंकि इसका मतलब था कोई अज्ञात शक्ति, डार्क एनर्जी, पूरे ब्रह्मांड को भीतर से धकेल रही है। लेकिन सवाल यह है, यह ऊर्जा है क्या? कहां से आई? क्या यह वही बल है जिसने बिग बैंग को जन्म दिया था, या यह उस ब्रह्मांड की अंतिम सांस है जो धीरे धीरे खुद को खत्म कर रहा है? हॉकिंग ने इन रहस्यों को कॉस्मिक कोड कहा। उन्होंने माना कि यह डार्क एनर्जी शायद स्पेस टाइम की खुद की गुणधर्म हो, यानी खाली जगह भी खाली नहीं, उसमें ऊर्जा छिपी है और वही ऊर्जा ब्रह्मांड को फैलाती जा रही है। पर यहाँ एक डरावनी संभावना जन्म लेती है, अगर यह फैलाव यूं ही बढ़ता रहा
तो एक दिन तारों की रोशनी बुझ जाएगी, आकाश गंगाएं इतनी दूर चली जाएंगी कि एक दूसरे को देखना भी असंभव होगा, और तब ब्रह्मांड रहेगा सिर्फ अंधकार, ठंड और मौन। इस अवस्था को वैज्ञानिक कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, जहां न कोई प्रकाश बचेगा, न कोई गति, न कोई जीवन। लेकिन क्या यही अंत है, या फिर उस अंधेरे में भी कोई नया बीज छिपा है? क्या डार्क एनर्जी केवल विनाश की नहीं बल्कि पुनर्जन्म की शक्ति है? हॉकिंग ने इस संभावना को भी खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर ब्रह्मांड में शुरुआत थी तो शायद उसका अंत भी एक नई शुरुआत हो, यानी हर मृत्यु एक नई उत्पत्ति का द्वार है। क्या यह चक्र अनंत है? बिग बैंग से बिग चिल, फिर बिग क्रंच और फिर नया विस्फोट? क्या ब्रह्मांड खुद को बार बार बनाता और मिटाता है? अगर ऐसा है तो हम सब तारों की धूल ही नहीं बल्कि अनंत चक्रों के यात्री हैं। यह सोच अपने आप में एक दर्शन है। हॉकिंग के लिए ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं था, यह एक महान कथा थी जहां हर आकाशगंगा, हर ब्लैक होल, हर फोटोन उस कथा का एक शब्द था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कभी भी यह मत सोचो कि विज्ञान रहस्य को खत्म करता है, वह तो रहस्य को और गहरा बनाता है। अब अगला भाग, जहां हम देखेंगे कि हॉकिंग ने भगवान, विज्ञान और अस्तित्व को कैसे एक ही सूत्र में बांधने की कोशिश की, और कैसे उन्होंने वह प्रश्न पूछा जो शायद मानवता का अंतिम प्रश्न है, क्यों कुछ है जबकि कुछ भी नहीं भी हो सकता था? तो अब ये रहा स्टीफन हॉकिंग की यात्रा का सबसे गहरा और सबसे रोमांचक हिस्सा। यही थ्योरी ऑफ एवरीथिंग अपने चरम पर पहुंचती है, जहां सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, अस्तित्व के अर्थ का है। पार्ट 5, भगवान बनाम विज्ञान। अंतिम रहस्य। अंधेरी रात के सन्नाटे में हॉकिंग के कमरे की खिड़की से झांकता एक अकेला तारा, मानो कोई सवाल पूछ रहा हो, क्या सचमुच ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया है? वो तारा, वो सवाल और वो व्हीलचेयर पर बैठे इंसान एक साथ जैसे सृष्टि की सीमाओं को लांघने की कोशिश कर रहे थे। हॉकिंग अब अपने जीवन के उस मोड़ पर थे जहां विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े थे। कई लोग कहते थे कुछ चीजें इंसान नहीं समझ सकता क्योंकि वे भगवान की बनाई हैं, लेकिन हॉकिंग कहते अगर हम ब्रह्मांड के नियम समझ लें तो हमें भगवान की जरूरत नहीं। क्या यह अहंकार था या साहस? क्या यह ईश्वर को नकारना था या उसकी असली समझ तक पहुंचना? यह वही प्रश्न था जिसने हॉकिंग को अमर बना दिया। क्या सृष्टि की रचना किसी देवता ने की या वह स्वयं भौतिक नियमों से जन्मी? उनकी किताब दी ग्रैंड डिजाइन में उन्होंने साफ लिखा, बिकॉज देयर इज अ लॉ सच एज ग्रेविटी, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। यानी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ब्रह्मांड खुद को शून्य से बना सकता है। यह पंक्ति उस दौर में बिजली की तरह गिरी। चर्च, दार्शनिक, वैज्ञानिक सब बंट गए दो हिस्सों में। कुछ ने कहा हॉकिंग ने भगवान को हरा दिया, दूसरे बोले वो सृष्टि की भाषा पढ़ रहे हैं, शायद यही असली पूजा है। पर हॉकिंग के लिए ये लड़ाई किसी देवता से नहीं थी, ये थी अज्ञानता से। वो कहते थे मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उस ब्रह्मांड पर करता हूँ जो अपने आप में पूर्ण है। उनकी आंखों में वही चमक थी जो किसी कवि की कलम में होती है, पर उनका काव्य था विज्ञान। कभी कभी वे खुद से पूछते, अगर सब कुछ इक्वेशन से समझाया जा सकता है तो फिर आत्मा कहाँ है? चेतना कहाँ फिट होती है उस गणित में? यही तो असली रहस्य था। क्या इंसान केवल परमाणुओं का समूह है या किसी अदृश्य चेतना की छाया? यहाँ हॉकिंग रुकते थे, जैसे उनके भीतर कोई मौन देवता बोल उठा हो, तुम सही राह पर हो, पर मंजिल अभी दूर है। अब सुनो,
यह रहा पार्ट 6, हॉकिंग्स लेगेसी, विज्ञान का झटका। यह हिस्सा दी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के विचारों और आज के वैज्ञानिक दौर से जुड़ता है। यहाँ रोमांच और दर्शन दोनों एक साथ चलते हैं, जैसे समय और प्रकाश एक ही किरण में। पार्ट 6, विज्ञान का झटका, दी साइंटिफिक आफ्टरशॉक। हॉकिंग के बाद दुनिया नहीं रुकी। उनकी व्हीलचेयर थम गई, पर उनके इक्वेशंस नहीं। हर टेलीस्कोप, हर पार्टिकल एक्सेलरेटर, हर स्पेस मिशन अब एक ही खोज में लगा था, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। 2015 में लीगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की, वही तरंगे जो आइंस्टाइन ने 100 साल पहले कल्पना की थी। और उस क्षण दुनिया ने महसूस किया, ब्रह्मांड अब सिर्फ देखा नहीं जा सकता, सुना भी जा सकता है। जैसे किसी ने कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा की पहली धुन बजाई हो। फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप आया, जिसने समय के पर्दे चीरकर ब्रह्मांड की बचपन की तस्वीरें दिखा दी। लाल धुंध के पीछे छिपे वो पहले तारे, वो आदिम आकाश गंगाएं, मानो हॉकिंग के इक्वेशंस को ब्रह्मांड ने खुद वैलिडेट कर दिया। क्वांटम मैकेनिक्स अब ग्रेविटी से भिड़ रही थी। एक तरफ थे पार्टिकल्स जो कुछ भी नहीं से सब कुछ बनाते थे, दूसरी तरफ था स्पेस टाइम जो सब कुछ को खींचकर कुछ नहीं बना देता था। क्या यही ब्रह्मांड का अल्टीमेट टग ऑफ वॉर है? क्या कोई ऐसा नियम है जो दोनों को जोड़ सके, जो आइंस्टाइन और क्वांटम दोनों को एक ही कैनवस पर ला दे? नए थ्योरीज उठने लगे, स्ट्रिंग थ्योरी, लूप क्वांटम ग्रेविटी, मल्टीवर्स हाइपोथेसिस। हर थ्योरी कहती हम ही वो मिसिंग लिंक है, पर कोई भी पूर्ण नहीं थी। जैसे ब्रह्मांड अपनी आखिरी गुप्त चाबी किसी के हाथ में नहीं देना चाहता। हॉकिंग की अनुपस्थिति अब हर प्रयोगशाला में महसूस होती थी। उनकी तस्वीरें, कोट्स और इक्वेशंस हर साइंटिस्ट के लिए याद दिलाती कि नॉलेज इज नॉट ओन्ड, इट इज परस्यूड। ब्रह्मांड ने अब नए सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। क्या हम अकेले हैं? क्या मल्टीवर्स वाकई मौजूद है? क्या चेतना खुद एक भौतिक नियम है? हर सवाल के पीछे अब हॉकिंग की मुस्कान झलकती थी, मानो कह रहे हों, चलते रहो, यही तो जीवन की इक्वेशन है। दी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की आत्मा, जहां विज्ञान, दर्शन और इंसानियत एक सूत्र में मिलते हैं। यह वही जगह है जहां सवाल क्या ब्रह्मांड का अंत है धीरे धीरे बदलकर हो जाता है, या यह बस एक और शुरुआत है। पार्ट 7, दी फाइनल इक्वेशन, अनंत की ओर। ब्रह्मांड की कहानी एक इक्वेशन की कहानी है जो शायद कभी पूरी न हो पाए, पर यही उसकी खूबसूरती है। हॉकिंग चले गए, पर उनका काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हर वैज्ञानिक जो आज आसमान की ओर देखता है वो उनके इक्वेशन का हिस्सा है। कहा जाता है जब किसी महान दिमाग की मृत्यु होती है तो एक तारा कुछ पल के लिए ज्यादा चमकता है। 14 मार्च 2018 हॉकिंग की अंतिम सांसें, और उसी दिन आइंस्टाइन का जन्मदिन। क्या यह सिर्फ संयोग था, या कोई कॉस्मिक संकेत कि ब्रह्मांड अपने रहस्यों को सिर्फ उन्हीं के माध्यम से उजागर करता है जो उसे सच में समझते हैं? शायद हॉकिंग अब भी हैं, किसी दूर की गैलेक्सी में, किसी नए ब्रह्मांड में, किसी इक्वेशन के रूप में। क्योंकि ऊर्जा कभी मरती नहीं, वह सिर्फ रूप बदलती है। उनकी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग सिर्फ विज्ञान नहीं, इंसानियत की पुकार थी कि हम सब एक ही समीकरण के हिस्से हैं। हर तारा, हर मन, हर प्रश्न उसी इक्वेशन का अंश है। और जब अगली बार तुम रात के आसमान में झिलमिलाते तारों को देखो, शायद किसी के इक्वेशन से तुम्हारा भी नाम जुड़ जाए। स्वरा की आवाज गूंजती है, मैं हूँ स्वरा, और आप सुन रहे थे अनंत इन्फिनिट।
अगर ब्रह्मांड की इस यात्रा ने आपके मन में एक भी नया सवाल जगाया, तो याद रखिए, यही सवाल ही तो असली शुरुआत है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, क्योंकि जवाब वहीं मिलते हैं जहां सवाल जीवित रहते हैं।